नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आज के शो में क्या क्या खास है, कौन सी खबरें हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे शो की एक टीवी की खबर के साथ। और महंगे होने वाले हैं टेलीविजन सेट। क्या कारण है, क्यों महंगे हो रहे हैं, ये समझेंगे। पूरा मामला क्या है। धड़ल्ले से चल रहा है वेटिंग ऐप महादेव। वेटिंग ऐप पर सख्ती की सरकार ने, बंद किया उसको, लेकिन वो नए अवतार में चुपके चुपके पीछे के रास्ते से आ गया। कैसे आ गया, इसके अलावा और कौन से ऐप चल रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे। दिन की बड़ी खबर होगी, क्यों नहीं थम रहे अनसिक्योर्ड लोन। अब तो सरकार ने भी सख्ती कर दी, आरबीआई ने भी सख्ती कर दी, उसके बाद भी अनसिक्योर्ड लोन बंटने की रफ्तार कम नहीं पड़ रही है। क्या माजरा है, ये समझेंगे। एचडीएफसी बैंक पर इतनी बेचैनी क्यों, एलआईसी को उतारा गया है। आप आइए, और एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, मंजूरी मिल गई है आरबीआई से। क्या जरूरत है एचडीएफसी बैंक को खरीदने की, एलआईसी को? क्यों एफपीआई इसको लगातार बेच रहे हैं, इसको लेकर इतनी बेचैनी क्यों है बाजार में, ये सब कुछ जानेंगे दिन की दूसरी बड़ी खबर में। फिर बढ़ेंगे बजट की तरफ। क्या बजट में मिलेगी राधेश्याम की गारंटी? राधेश्याम को क्या गारंटी चाहिए? बीमार है राधेश्याम, हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर वो अपनी कुछ गारंटियां चाहते हैं। क्या गारंटियां चाहते हैं, ये जानेंगे। और हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत क्यों? बजट की कवरेज में एक और खबर जो ये बताती है कि सरकार शायद बजट में घोषणा कर सकती है हेल्थ सेक्टर के अलग रेगुलेटर की। क्यों इसकी जरूरत है? कुछ और खबरें भी हैं, ये जानेंगे हम बजट स्पेशल सीरीज में। कुछ झटपट खबरें भी होंगी चलते चलते, वो भी अहम है, उस पर टिप्पणी लेंगे अंशुमान जी की। शुरुआत टीवी की खबर के साथ। टीवी खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ओपन सेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महामारी के बाद से ओपन सेल की किल्लत बनी हुई है। दिसंबर से अब तक ओपन सेल की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। आगे भी इनके बढ़ने की आशंका है, जिस वजह से ओपन सेल महंगे हो रहे हैं और उसकी वजह से टीवी भी महंगा हो रहा है। क्या पूरा मामला है सर ये ओपन सेल का? ओपन सेल टीवी का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। करीब करीब अगर एक टीवी की लागत 10,000 रुपये है तो उसमें 60 से 65% की लागत ओपन सेल की होती है। और ओपन सेल का इंपोर्ट, भारत ओपन सेल के इंपोर्ट पर निर्भर है। मैक्सिमम इंपोर्ट चीन में होता है, चीन में से होता है, क्योंकि चीन में इसका सबसे बड़ा उत्पादन होता है और इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले साल अगस्त में भी ओपन सेल की कीमतें बढ़ी थी। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो हमने तो आपको बताया था कि टीवी महंगे हो रहे हैं और आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं। और अब फिर कुछ महीनों बाद ओपन सेल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद कम से कम टीवी की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। भारत इस मामले में आयात में आत्मनिर्भर नहीं है, ओपन सेल के आयात पर निर्भरता है। नवंबर में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित की गई महादेव बेटिंग ऐप एक बार फिर से नए अवतार में लॉन्च हो चुकी है। इस बार इसमें डीप फेक का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग इंटरनेट एड्रेस के जरिए कई प्रॉक्सी वेबसाइट बनाई गई। इन पर अलग अलग नाम से सट्टेबाजी गेम खिलवाए जा रहे हैं। महादेव सिंडिकेट ने अपने बंद हो चुकी यूआरएल में ही थोड़ा फेरबदल किया और उसे फिर से एक्टिव कर दिया। भले ही वेबसाइट का नाम बदल गया, लेकिन यूजर्स के आईडी पासवर्ड पुराने ही रहेंगे। इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सर, कौन से बैटिंग ऐप्स हैं ये और कैसे चल रहे हैं ये? बेटिंग ऐप्स वापस लौट आए हैं। पिछले एक साल में हमने देखा कि बेटिंग ऐप्स पर काफ़ी क्रैकडाउन हुआ था, जिसमें अवैध रूप से जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन अब अचानक पूरी व्यवस्था में फिर ढील निकली और नए तरीके से नए यूआरएल के साथ बदले हुए अवतार में वो सारे ऐप वापस आ गए, जिसमें महादेव का ऐप भी है। जो नए नाम आए हैं उनमें पारी मैच है, उनमें लोटस 365 है, उसमें fairplay.com है। इस तरीके के तमाम ऐप्स हैं जो इस बड़े महादेव ऐप के दायरे से के भीतर से बनाए गए हैं। और चैलेंज ये है कि भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां उतनी सक्षम नहीं हैं कि वे नए नए अवतारों में आ रहे ऐप्स को दोबारा को रोक सकें। जबकि जो इन ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले लोग थे, जो उसमें बेटिंग कर रहे थे, उनके पास सूचनाएं लगातार पहुंच रही हैं और उन्हें दोबारा इस खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच सूचना यह भी कि शेयर बाजार से बड़ा मुनाफा कमाने के लालच में कई निवेशकों को धोखेबाज फंसा रहे हैं। धोखेबाजों ने करीब 2 महीने पहले मुंबई के एक बड़े ब्रोकर के नाम से फर्जी ट्रेडिंग ऐप लॉन्च कर दिया। उस ऐप में कई निवेशकों को अपने साथ जोड़ा। शुरुआत में ऐप के जरिए कई निवेश के मोटे रिटर्न भी दिखाए गए। जैसे ही निवेशक ने ज़्यादा कमाई के चक्कर में अपना निवेश बढ़ाया, वैसे ही ऐप पैसा लेकर गायब हो गया। जिस ब्रोकिंग कंपनी का नाम लिया गया था, उस ब्रोकिंग कंपनी का कहना है कि हमारा इस ऐप से कोई संबंध नहीं है। दुनिया भर में बच्चे जिन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उन ऐप्स के डेटा को गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां चोरी कर रही हैं। बच्चों से जुड़ी करीब 60 मोबाइल ऐप्स के आंकड़ों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में पता चला कि इस तरह के करीब 33% डेटा का इस्तेमाल
गूगल कर रहा है और 22% डेटा का इस्तेमाल फेसबुक कर रहा है। सर, ये कैसे हो रही है डेटा चोरी? आपको याद होगा कि भारत में जब पिछले साल डेटा सिक्योरिटी एक्ट पर बातचीत चल रही थी, उस दौरान ये लगातार चर्चा में थी कि बच्चे जिन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई सूचनाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, और इसमें कंसेंट की व्यवस्था भी डाली गई थी जिसमें कि पेरेंट्स को शामिल करने की बात थी। लेकिन अब ये सूचना निकलकर सामने आई है कि खासतौर पर जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी सोशल और मोबाइल कंपनियां हैं, उन्होंने इन ऐप से डेटा चोरी की है। डेटा चोरी करने के लिए जो ऐप को ट्रैक करने वाले डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐप लॉगिन, एप्स फ्लायर, और इसमें जो ट्रैकिंग का डेटा आता है उसके आधार पर ये कंपनियां अपने पास उस डेटा को जुटा रही हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कॉमर्शियल या विज्ञापनों में किया जा सकता है, जो उचित नहीं है। करीब करीब ये जो सर्वे किया गया जिन मोबाइल ऐप्स के ऊपर, उसमें ये माना गया कि 85% के आसपास ऐसे ऐप्स हैं जिनमें परमिशन की प्रक्रिया भी बहुत पारदर्शी नहीं है। यानी परमिशन लेने की प्रक्रिया कि बच्चे के उसकी सूचना का इस्तेमाल किया जाए, उसकी प्रक्रिया में भी बहुत पारदर्शिता नहीं दिखी गई है। रियल एस्टेट कंपनियां ग्राहकों की मांग को देखते हुए बड़े आकार के घरों का निर्माण कर रही हैं। बीते साल देश के 7 प्रमुख शहरों में फ्लैट का औसत आकार 11% बढ़ गया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक की रिपोर्ट में पता चला कि देश के शीर्ष 7 शहरों में औसत फ्लैट का आकार पिछले साल 1300 वर्ग फुट हो गया है, जो 2022 में 1175 वर्ग फुट था। दिल्ली एनसीआर में औसत फ्लैट का आकार 2022 में 1375 वर्ग फुट से 37% बढ़कर 2023 में 1890 वर्ग फुट हो गया है। सर, क्या बता रही है आकार में बढ़ोतरी? फ्लैट्स का बाजार पूरी तरह लग्जरी फ्लैट्स पर निर्भर है, और जो नए लॉन्च आ भी रहे हैं प्रमुख बाजारों में, उनमें लग्जरी और महंगे फ्लैट हैं। आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको पिछले सप्ताह कि पिछले एक साल के दौरान भारत में फ्लैट्स की कीमतों में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और उन कीमतों में बढ़ोतरी के साथ अब ग्राहकों को थोड़ा और बेहतर विकल्प देने के लिए महंगे फ्लैट्स में के आकार बढ़ाए जा रहे हैं। धीमे धीमे ये बाजार अब सिमट कर उन ग्राहकों की तरफ की ज़रूरतों की तरफ फोकस कर रहा है जो बड़े 1 करोड़, 70 लाख, 80 लाख और 2 करोड़ के फ्लैट्स खरीदने की इच्छा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और इसलिए अब बाजार के सारे प्लेयर उसी तरीके की योजनाएं और उसी तरीके के डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं जिनमें उन्हें और ज़्यादा कीमतें बढ़ाकर थोड़ी ज़्यादा जगह दी जा सके। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। गैर जमानती कर्ज यानी अनसिक्योर्ड लोन्स पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद भी दिसंबर तिमाही के दौरान निजी बैंकों की तरफ से पर्सनल लोन बांटने में बढ़ोतरी हुई है। निजी बैंकों की तरफ से हाल में जारी तिमाही नतीजों के मुताबिक दिसंबर तिमाही के दौरान उनके पर्सनल लोन का कारोबार में 10% से 86% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रिजर्व बैंक की सख्ती की वजह से बैंकों के पास अतिरिक्त पूंजी में से 30 से 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है, जिस वजह से बैंकों को लिक्विडिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, कहां से बढ़ रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन? 2-3 खबरें पिछले हफ्ते के दौरान बैंकिंग सेक्टर से आई, जिनको हम जोड़कर देखें तो आपको दिख रहा है कि रिजर्व बैंक की कोशिशों के बाद भी बैंक अनसिक्योर्ड लोन देने से नहीं रुक रहे हैं, या अनसिक्योर्ड लोन जो असुरक्षित लोन है उनकी तरफ जा रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली कि भारत के सभी प्राइवेट बैंक्स ने रिजर्व बैंक की इन सख्ती के बावजूद, हाई रिस्क वेटेज रेशियोज के बावजूद अनसिक्योर्ड लोन देने की प्रक्रिया जारी रखी। HDFC बैंक का आंकड़ा हम देख रहे हैं सामने, जिस पर तमाम और भी चर्चाएं हैं। उसका पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो दिसंबर में करीब 10% बढ़ा, दिसंबर के क्वार्टर में करीब 10% बढ़ा। ICICI बैंक का पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो 37% बढ़ा, 37% बढ़ा दिसंबर के क्वार्टर में। कोटक महिंद्रा का 32% बढ़ा, और इसी तरह से और भी प्राइवेट बैंक हैं जिनके पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि सरकारी बैंकों में भी, यूनियन बैंक के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसका पोर्टफोलियो करीब 11% बढ़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि बैंकों के पास अभी इंडस्ट्रियल क्रेडिट की डिमांड नहीं है, बाकी ग्राहक उपलब्ध नहीं है, और बैंकों को अपने महंगे ब्याज दरों पर उठाए गए जमा को वापस लेने के लिए पर रिटर्न के लिए पर्सनल लोन की रिस्क लेनी पड़ रही है। और ये वो खतरनाक जोखिम है जिसे रोकने की कोशिश के बावजूद भी बैंक सुन नहीं रहे हैं रिजर्व बैंक की, क्योंकि उनकी अपनी वित्तीय मजबूरियां, उनके अपने कारोबार की मजबूरियां हैं कि उन्हें ये जोखिम लेना पड़ रहा है। सर, रिस्क वेटेज का कोई असर क्यों नहीं हुआ? रिस्क वेटेज रेशियो के बाद भी असर नहीं हुआ, ये देखने वाली बात है। हम आंकड़े जब समझने की कोशिश कर रहे थे कि बैंकों को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और बैंकों ने इसका दूसरा तरीका निकाला। जैसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट आप देखें, HDFC बैंक को
का जो कैपिटल इम्पैक्ट था इस नए रिस्क वेटेज रेशियो का जो रिजर्व बैंक ने जारी किया था, जिसके आधार पर अगर बैंकों को पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन देने थे तो उन्हें जोखिम के लिए ज़्यादा पूंजी सुरक्षित करनी थी, उसका सबसे बड़ा असर एचडीएफसी बैंक पर आया 97 बेसिस पॉइंट का। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर कैपिटल पर 70 बेसिस पॉइंट का असर आया। लेकिन इस कैपिटल इम्पैक्ट के बाद भी जैसा कि बैंकों के पास कर्ज देने के विकल्प इतने सीमित रह गए हैं कि वो इनके अलावा और कहीं कारोबार होता देख नहीं रहे। तो इस जोखिम में हाथ डालना उनकी कारोबारी मजबूरी है और इसे पूरा करने के लिए वो इस हाई रिस्क वेटेज का और कैपिटल बढ़ाने का जोखिम भी ले रहे हैं और इसके लिए वो पीछे से जमा जुटाकर 81 बॉन्ड लाकर पूंजी की जरूरतें जो रिजर्व बैंक की शर्तें उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ठीक है, अगर रिजर्व बैंक ने की पूंजी की शर्तें पूरी करते हैं तो इन कर्जों को देने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप बुनियादी रूप से देखें तो रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन तो खतरे की घंटी है ही, भले ही रिस्क वेटेज रेशियो बेटर हो, बट इन लोन्स में जब डिफॉल्ट आना शुरू होंगे तो बैंकों की सेहत पर असर पड़ेगा। और इस खबर की रोशनी में आप पिछले एक महीने के बैंकों के कामकाज को, स्टॉक मार्केट में बैंकों की परफॉर्मेंस को देखिए तो आपको लगेगा कि चीज़ें बेहतर और ठीक नहीं दिख रही हैं भारतीय बैंकिंग उद्योग में। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक की ओर से एक्सचेंज को एक जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक एलआईसी को बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। एलआईसी को हिस्सा बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2025 तक का समय मिला है। दिसंबर 2023 तक एलआईसी के पास इस बैंक में 5.19% की हिस्सेदारी पहले से है, यानी कि एलआईसी के पास अभी 4.8% हिस्सेदारी बढ़ाने का विकल्प है। हालांकि आज कुछ खबरें छपी जिसमें यह कहा गया कि एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगी। सर, क्यों उतारा गया एलआईसी को अचानक? ये सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर थी पिछले सप्ताह की। आपको याद होगा पिछले सप्ताह मनी सेंट्रल में आपको बताया था कि चीन की सरकार अपने स्टॉक मार्केट को प्रॉप अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रही है। यानी जो चीन की कंपनियां, सरकारी कंपनियां विदेश में हैं, वो चीन के बाजार में उनसे निवेश करने के लिए कहा गया। उसके ठीक बाद हमें यह खबर पता चली कि एचडीएफसी बैंक के गिरते हुए स्टॉक को उबारने के लिए भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि सबसे बड़ा फंड हाउस भी एक तरह से है पैसे के साथ, उसे उतार दिया। आप क्यों उतारा? स्पष्ट रूप से बात है कि पिछले हफ्ते के दौरान एचडीएफसी बैंक में जो तेज गिरावट आई उसे रोकने के लिए, सेंटीमेंट बेहतर करने के लिए एलआईसी को सामने लाया गया। पिछले सालों में ये बात लगातार कही जाती थी कि सरकार को सीधे बाजार में दखल करने देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बाजार को अपने स्तर पर कीमतें तय करनी चाहिए। लेकिन सेंटिमेंट कितना कमज़ोर रहा है बाजार में, इसे देखते हुए अचानक एलआईसी को बीच में लाने की बात कही गई और एलआईसी को मंजूरी भी दी गई, जबकि एलआईसी पहले से 5% से ऊपर की हिस्सेदारी पर बैठी हुई है। इसके बाद भी एलआईसी से कहा गया कि इसे बढ़ाकर आप लगभग 10% तक, 9.9% तक ले जा सकते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से जो मंजूरी दी गई उसमें कहा गया कि अनिवार्य नहीं है एलआईसी को ऐसा कहना, पर बाजार में संकेत ये थे। तो एलआईसी को करने के लिए क्या कहा गया शुभम, ये देखने वाली बात है। एलआईसी को करने के लिए कहा गया कि विदेशी निवेशक जो स्टॉक्स बेच रहे हैं उन्हें एलआईसी खरीदे और बाजार को सपोर्ट करे। यह अपने तरीके का पहला मामला था भारतीय बाजार में पिछले कई वर्षों में, जब किसी एक निजी बैंक के स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए देश की सरकारी बीमा कंपनियों को बाजार में उतारा गया। क्या इससे बाजार के भीतर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा है जिसका कुछ संकेत मिलता है क्या? किस बात की बेचैनी है, यह भी समझना जरूरी है। सर, एफपीआई लगातार बेच रहे हैं, ऐसा क्या है कि एफपीआई से ऐसा क्या पूछ लिया गया कि एफपीआई लगातार इस शेयर से बाहर निकल रहे हैं? बाजार, और ये वही बेचैनी है क्योंकि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार को लेकर अपनी बियरिश या अपनी शॉर्ट बेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसे लीड किया एचडीएफसी बैंक के भीतर। हम विस्तार से आपको बता चुके हैं कि एचडीएफसी बैंक के भीतर कई तरीके की समस्याएं। एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के बाद बैंक के पास बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट आई। अभी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जोखिम भरे लोन का जो असर है वो एचडीएफसी बैंक पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जोखिम भरे पर्सनल लोन एचडीएफसी बैंक ज़्यादा ले रहा है। तो एचडीएफसी बैंक की सेहत में कमजोरियां और खराबी है और उस खराब सेहत के कारण विदेशी निवेशक निकल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक में 50% के आसपास की हिस्सेदारी माना जा रहा है विदेशी निवेशकों की एचडीएफसी बैंक में है, जो उन्होंने खरीद रखे हैं। देश के हर म्यूचुअल फंड में, हर विदेशी निवेशक के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक मौजूद है। सरकार का डर यह है कि विदेशी निवेशकों ने अगर और ज़्यादा बिकवाली की तो बाजार का सेंटीमेंट संभालना मुश्किल होगा और इसलिए एलआईसी को सामने खड़ा किया गया ताकि वो अपने फंड से इस बिकवाली की पर खरीदारी करे। हालांकि एलआईसी की तरफ से कहा गया कि तत्काल खरीदारी नहीं करेगी, लेकिन
विदेशी निवेशकों के की संभावित बिकवाली को रोकने के लिए ये बात कही गई। चर्चा ये भी थी कि सेबी ने एचडीएफसी से विदेशी निवेशकों की बिकवाली को लेकर सवाल भी पूछे हैं और उनसे पूछा है कि उनकी होल्डिंग कितनी है और वो कैसे बेचना चाहते हैं। यहाँ में एक अजीब सी परिस्थिति दिखाई दे रही है जहाँ सरकार और विदेशी निवेशक, यानी सरकार यानी रेगुलेटर आरबीआई और सेबी, और विदेशी निवेशक दो अलग अलग ध्रुवों पर दिखाई दे रहे हैं। बाजार का सेंटिमेंट विदेशी निवेशकों को टूटता और खराब होता लग रहा है और सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए इस बात की कोशिश में लगी है कि बाजार के सेंटिमेंट को किसी तरह रोका जा सके, बचाया जा सके, और वो कोशिशें अब बाजार में बनती दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं बजट की कवरेज के लिए। बजट की इस कवरेज में आज आप मिलिए सबसे पहले राधेश्याम जी से। राधेश्याम जी की क्या उम्मीदें हैं, क्या गारंटियां वो इस चुनावी बजट से चाहते हैं, पहले आप इनको सुनिए। राधेश्याम का दम अब बैठे बैठे फूलने लगा है। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी कराने को कहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अर्जियों का अंबार लगा है और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की हैसियत नहीं है। राधेश्याम इतने गरीब नहीं कि आयुष्मान के दायरे में आए और इतने अमीर नहीं कि निजी अस्पतालों का खर्चा उठा पाएं। मिडिल क्लास का संकट गहरा है। सरकारी अस्पताल में 11 महीने बाद की तारीख मिली है। हर बीतते दिन राधेश्याम की सेहत कमजोर हो रही और उम्मीदें धुंधली। राधेश्याम को पता है कि सरकार जल्द ही बजट का ऐलान करने वाली है। ये बजट चुनावी होगा। वोटरों को लुभाने के लिए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं करके अपनी मंशा जाहिर कर सकती है। ऐसे में राधेश्याम को सरकार से कुछ एक गारंटियों की उम्मीद है। राधेश्याम चाहते हैं कि सरकार सबके लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे दे। भले मध्यम वर्गीय परिवारों से इसके लिए कुछ अंशदान ले लें। कम से कम इलाज का बोझ तो कम होगा। मौजूदा समय में ये योजना 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों यानी कि करीब 55 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा रही है। दूसरी गारंटी आयुष्मान बनने के बाद इलाज की है। कई ऐसे परिचित भी हैं राधेश्याम के जिनके पास आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन इलाज नहीं मिल पाता है। वजह है अस्पतालों का आयुष्मान योजना में खुद को संबद्ध ना करना। दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे में इन सरकारों के दायरे में आने वाले अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बीमार हो जाता है। तीसरी गारंटी आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 या 15 लाख रुपए प्रति परिवार किए जाने की है। इलाज का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दवा, दारू और सर्जरी में आने वाले खर्च की महंगाई फूड यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई से भी आगे है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट में 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में आयुष्मान का दायरा बढ़ाया जाना लाजमी है। राधेश्याम चाहते हैं कि उनकी तहसील का प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएसी भी कुछ सुधर जाए। सरकारी अस्पतालों खासकर ग्रामीण इलाकों में ध्यान देने की जरूरत है। 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी, इलाज की अत्याधुनिक तकनीक, एम्बुलेंस और दवाओं की उपलब्धता जैसी चीजों की गारंटी बजट में मिलने से आम आदमी की प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इस साम राधेश्याम तो केवल स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को कान लगाकर सुनने के लिए तैयार हैं। सरकार बजट में आत्मनिर्भर भारत योजना को विस्तार दे सकती है। इस योजना को दिसंबर 2020 में नौकरी पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत कंपनियों को ईपीएफओ योगदान पर सब्सिडी देकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के लिए सरकार ने 22,810 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। क्या हुआ सर इस स्कीम का? देखिए, रोजगार को लेकर सरकार की कोशिशों के नतीजे सरकार की स्कीमों से ही समझ में आ जाते हैं। 2020 के दौरान जब ये योजना आई थी, जब कोविड का दौर था, तो इसकी काफ़ी प्रचार और चर्चा हुई थी। और कहा था कि सरकार अपनी तरफ से निजी कंपनियों को इस बात का प्रोत्साहन दे रही है कि वो कंपनियों को रोजगार से ना कर्मचारियों को रोजगार से ना निकाले, इसके बदले उनके पीएफ के भुगतान का आधा हिस्सा सरकार देगी। कंपनियों ने रोजगार देने में रुचि नहीं दिखाई। 22,810 करोड़ रुपए की राशि इस योजना की खर्च ही नहीं हो सकी। यानी पूरा कोविड निकल गया, कोविड के बाद बाजार भी खुल गए, पर कंपनियों ने इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कोई भाव नहीं दिया, इसमें कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अब चुनौती यह है कि इस स्कीम को तो केवल स्टॉप गैप के लिए लाया गया था, कोविड के दौरान लाई गई थी। इससे बहुत सारी स्कीमें ऐसी आई थी जो महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था की मदद के लिए लाई गई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में इस योजना को और आगे बढ़ाया जा सकता है। 2024 में इसे खत्म होना था, इसके आदि से और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस पैसे का भी इस्तेमाल हो सके
और उद्योगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि वो ज़्यादा लोगों को नौकरियां दें। स्कीम के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली शुभ हमारे लिए है कि बाजार अगर रोजगारों के पक्ष में नहीं है तो सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडी भी लोगों को रोजगार नहीं दिलवा पाती। कंपनियों को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पीएफ के भुगतान का एक हिस्सा सरकार चुकाएगी। इसके बाद भी कंपनियों को ये लगा कि लोगों को रोजगार पर रखने में और उन्हें तनख्वाह देने की उनकी क्षमताएं नहीं है, और ये इस स्कीम की विफलता भारत के रोजगार बाजार की थोड़ी दर्दनाक सी त्रासदी तस्वीर बताती है, जहां सरकार की मदद के बावजूद, सीधे मदद के बाद भी रोजगार नहीं आ रहे हैं। देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए इस साल के अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके तहत जीवन और सामान्य बीमा के लिए कंपोजिट यानी एक ही लाइसेंस देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही हेल्थ बीमा के लिए अलग से रेगुलेटर का प्रस्ताव किया जा सकता है। इसके अलावा बीमा उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री को प्रोत्साहन के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ती दिख सकती है सरकार। सर, क्यों महसूस हो रही है ये हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत? बीमा क्षेत्र में कई सुधार एक साथ आने की संभावना है। कंपोजिट लाइसेंस की प्रक्रिया आईआरडीए पहले ही प्रस्तावित कर चुका है, और इस बात पर बीमा कंपनियों के बीच मतभेद भी रहे कि एक ही बीमा कंपनी को सभी तरह के बीमा देने की छूट होनी चाहिए, लाइफ, जनरल, हेल्थ और ऑटो इंश्योरेंस की। अब इस बात की संभावना है कि शायद नीतिगत रूप से अंतरिम बजट में इस बात की घोषणा हो जाए, और इसके लिए कानूनों में बदलाव करना होगा, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कानून अलग हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कानून अलग है। इससे भारत में कंपोजिट बीमा की प्रक्रिया शुरू होगी, जो बीमा क्षेत्र में एक नए तरीके का बदलाव लेकर आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटर की तैयारी की जा रही है। ये बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण और समय पर उठाया गया कदम है। हेल्थ इंश्योरेंस अपने तरह से एक समानांतर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर विकसित हुआ है, और भारतीय बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस का और हेल्थ बीमा का पेनिट्रेशन बेहद कम है। अभी हमने अपने मनी 9 के सर्वे में पाया था कि देश में 53% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई हेल्थ बीमा नहीं है। हेल्थ बीमा को लेकर तमाम उलझने हैं, अस्पतालों की डिलीवरी पर, बीमा कंपनियों की तरफ से किए गए वादों को ना पूरे होने पर, क्लेम्स को लेकर तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए अलग से एक रेगुलेटर की जरूरत है। ये घोषणा समय पर है और इसे जरूर होना चाहिए, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा सेक्टर अलग से विकसित हो सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक अलग तरीके से लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में सस्ते मकानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव कर सकती है, और बजट में इस बदलाव को लेकर ऐलान होने की संभावना है। योजना के तहत मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सकती है। सरकार ने इस योजना को 2015 में लॉन्च किया था। क्या कुछ होने वाला है सर अब इस स्कीम में? ये स्कीम अब शायद गरीब और कम आय वर्ग के लिए की उपलब्धि के साथ साथ बाकी अन्य आय वर्गों के लिए भी खोली जाएगी, मध्यम आय वर्ग के लिए। इस बात के संकेत हैं कि जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उन्हें भी इस स्कीम का लाभ दिया जाए, और इस स्कीम का लाभ देने का सरकार के पास आमतौर पर एक ही तरीका होता है कि जो बैंकों से क्रेडिट मिलेगा उस क्रेडिट पर ब्याज दर में कोई सब्सिडी दी जाएगी, जिसका बैंकों को भुगतान किया जाएगा। आमतौर पर भारत में सरकार की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो इसी मॉडल पर चलती हैं, जिसमें बैंकों से सस्ते कर्ज पर एक सब्सिडी दी जाती है। लेकिन पहली बार ऐसी आवास योजना होगी, अगर इसकी घोषणा होती है बजट में, जिसमें स्पष्ट रूप से निम्न आय वर्ग के साथ मध्यम आय वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने आकलन में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर रहने का अनुमान है। अनुमान में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 24-25 के दौरान ग्रोथ 7% के करीब रहेगी। अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा गया है कि अगले 3 वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह आकलन इकोनॉमिक सर्वे जनरली 31 तारीख को आता है, उससे ठीक 2 दिन पहले आया। इसके बाद इसको देखना होगा कि सरकार इसके बाद क्या इकोनॉमिक सर्वे लेकर आती है या नहीं। सर, ये आकलन में जितने भी लक्ष्य तय किए गए कितने तर्कसंगत आपको लगते हैं? 2 चीजें। एक तो महत्वपूर्ण बात है कि सरकार पूरा इकोनॉमिक सर्वे लेकर आ रही कि नहीं आ रही, इसको लेकर संशय बन गया है, क्योंकि ठीक बजट सत्र की शुरुआत से पहले वित्त मंत्रालय के उसी विभाग से, आर्थिक कार्य विभाग से, जहां से इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, वहां से एक रिपोर्ट जारी की गई जो इकोनॉमिक रिव्यू है। और इसमें आमतौर पर रिव्यू जैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें भविष्य के प्रोजेक्शंस के बारे में और आकलनों के बारे में बात कही गई। उम्मीदें की जा रही थी कि सरकार का चुनाव का साल है और चुनाव के साल में जा रही है, तो सरकार अपना विस्तृत इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी इकोनॉमिक सर्वे के तौर पर। अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया कि सर्वे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस बात का शक है कि शायद अभी इस रिपोर्ट के बाद इकोनॉमिक सर्वे की कितनी संभावना बची है। आमतौर पर भारत के ज़्यादातर लोग जो अर्थव्यवस्था को करीब से देखना चाहते हैं वो जानना चाह रहे थे कि इस पूरे साल के बाद सरकार अलग क्षेत्रों में अपने परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट
कार्ड जरूर प्रस्तुत करेगी, उसे करना चाहिए था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो लक्ष्य आमतौर पर सरकार पिछले सालों से लगातार बताती रही। 2025 के लिए लक्ष्य दिलचस्प है। सरकार की तरफ से 7% का नंबर प्रस्तावित किया गया है कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहेगी, जबकि दुनिया भर की सारी एजेंसियां मान रही हैं कि 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहने की संभावना है, 6.5 से 6.5% के आसपास रहने की संभावना है। फिलहाल अभी यहां से लेकर 2030 तक भारत की योजनाओं में 8%, 9% और 10% की विकास दर नहीं है। अधिकतम जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, अगर इस आकलन को हम मान लें तो 7% के आसपास रहेगा। लेकिन इसके अलावा निवेश का क्या होगा, कितने रोजगार इससे आएंगे, इस ग्रोथ रेट को हासिल करने के लिए कितने कैपेक्स की जरूरत होगी, कितने पूंजी खर्च की जरूरत होगी, ये सारे आकलन अभी नहीं मिले हैं। शायद सरकार चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी वो विस्तार से इस लक्ष्य के बारे में अपनी योजनाएं घोषित करेगी। और बजट पर एक और महत्वपूर्ण बात जो आज पता चली कि सरकार राजकोषीय घाटे का दबाव महसूस कर रही है, इसलिए शायद वो आने वाले महीनों में कैपेक्स में पूंजी खर्च में कमी करेगी ताकि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सीमित रखा जा सके और कर्ज को निर्धारित सीमा में रखा जा सके, क्योंकि भारत सरकार के कर्ज को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चलते चलते कुछ झटपट खबरें और। पिछले साल चांदी के आयात में भारी गिरावट के बाद उम्मीद है इस साल आयात में बढ़ोतरी होगी। चांदी कारोबारियों का अनुमान है कि 2024 के दौरान चांदी की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 2023 के दौरान इसके आयात में 63% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुल 3475 टन चांदी का इंपोर्ट हुआ है। इससे पहले 2022 के दौरान देश में 9450 टन चांदी का आयात हुआ था। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत स्टील का नेट आयातक बन चुका है। स्टील मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला कि अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान देश में 56 लाख टन स्टील का आयात हुआ, जबकि इस दौरान एक्सपोर्ट सिर्फ 47 टन हो पाया है। आयात बढ़ने की वजह से देश में स्टील का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 8888 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनियां पूर्व सैनिकों के अनुभव का फायदा उठाने के लिए उनकी नियुक्ति बढ़ा रही हैं। फ्लिपकार्ट, वेदांता, IBM, JP मॉर्गन, जेई एरोस्पेस, मॉर्श मैनर, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और ऑप्टम जैसी कंपनियां सशस्त्र बलों के अधिकारियों के अनुभव का फायदा उठाने के लिए उनकी नियुक्ति कर रही हैं। कंपनियां पूर्व सैनिकों के नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, जोखिम प्रबंधन और अनिश्चितता से निपटने की क्षमता का उपयोग अपने हित में करना चाहती हैं। लाल सागर में रूस के ऑयल टैंकर पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर करीब $83 के पार हो गया है। अभी तक लाल सागर में हूती विद्रोही रूस के जहाज़ों को निशाना नहीं बना रहे थे, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में रूस के तेल की सप्लाई पर असर नहीं था। लेकिन इस हमले के बाद आशंका बढ़ गई है कि रूस के तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, जिस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में कुछ तेजी देखने को मिली है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अचानक लाल सागर और अरब के इलाके में कई सारी ऐसी गतिविधियां शुरू हुई जिससे कच्चे तेल की कीमतें 2 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिन घटनाओं को करीब से देखें तो कच्चे तेल की कीमतें $85, $90 की तरफ जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही। पहली घटना जो हमने आपको बताई कि रूस के टैंकर पर हमला हुआ। इससे पहले बाकी जाने वाले जो शिप्स थे उन पर हमले हो रहे थे और उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया था। इसके अलावा जॉर्डन और सीरिया की सीमा पर विद्रोहियों ने अमेरिका के ठिकानों पर और अमेरिकी सेना पर हमले किए हैं। इसके बाद अमेरिका की तरफ से जवाब देने की बात कही गई और अब रेड सी के और अरब के इलाके में घटनाक्रम उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां कच्चे तेल की तेजी का एक बड़ा और नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सीधे टकराव की नौबत बनती दिखाई दे रही है तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स या मिलिशिया एक्टिविटीज़ के बीच में। ये खबर हमारी निगाहों में लगातार रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि कच्चे तेल के बाजार में इसका क्या असर होने वाला है। लेकिन फिलहाल कच्चा तेल $83 से ऊपर है, 84 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है।